हाय एवरीवन, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आज की क्लास में बेसिकली डाउट डिस्कस करेंगे जो कि एक मैंने फेसबुक ग्रुप पे देखा, किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। और वो डाउट क्या है कि जो ये पैराग्राफ देख रहे हो तो दैट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, येलो कलर से आप देखोगे। तो स्टूडेंट का डाउट ये था कि ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है, दैट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपके सामने देखो कि ये जो डाउट है कॉम्प्रिहेंशन में ग्रामर इन्फ्यूज की हुई है, अच्छे लेवल की इन्फ्यूज की है, इसी वजह से ये अटक गया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके नीचे कमेंट कर रहे थे, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि दैट का मतलब यहाँ पे ये है, ये इसके लिए यूज हुआ है, ये इसका कहने का ये तरीका है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लो। मैंने ये लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है? पहले आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। ये जो दैट यूज हुआ, ये किसके लिए यूज हुआ? जो भी आपका थॉट है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जो भी इसमें कंपोनेंट्स यूज हुए, स्ट्रक्चर यूज हुए, उसका क्या क्या मतलब है, और ग्रामेटिकल प्रोसेस समझाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि दैट का रोल क्या है सेंटेंस में। फिर आपको ये बताऊंगा कि इसको अगर रीराइट करना हो, किसी सिंपल वे में लिखना हो, तो वो कैसे लिखा जा सकता है। दो तीन चीजें और नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसने क्या बोला, दैट द आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप। आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को बनाया, ठीक है? तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और क्या बना दिया? ये बना दिया, ठीक है? अब क्यों बनाया? टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे जो 2+V1 लिखा हुआ है, ये पर्पस है। किसका पर्पस है? क्यों बनाया? इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस है। तो जो 2+V1 होती है, ये एक्शन के पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा इंफिनिटिव नाउन की तरीके से यूज होता है, लेकिन ये पर्पस एक तरीके से भी इंट्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है, वाई का रिप्लाई है, ठीक है? चलिए, अब क्या डिटरमाइन करना था? ये पूरी की पूरी बात, इफ लार्ज कंपनीज कॉर्पोरेट हाउसेस कैन बी गिवन लाइसेंस। तो ये पूरी की पूरी बात इस एक्शन के बारे में, सॉरी, एक्शन का रिसीवर होगी, तो इसका मतलब डिटरमाइन व्हाट? दिस। तो ये पूरी की पूरी जो क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, कैन बी गिवन। कैन बी गिवन का मतलब क्या? बी अलाउड टू डू समथिंग। तो जो कैन है, ये आपकी एबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ये परमिशन को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी या एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि परमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? गिवन लाइसेंस टू प्रमोट। वाई? टू प्रमोट। तो ये फिर से इन्होंने जो आपका इंफिनिटिव है, पर्पस के तरीके से यूज किया। टू प्रमोट व्हाट? बैंक्स, ठीक है? तो ये लिख दिया। उसमें लिखा एंड। तो जो एंड होता है, ये किसी ऐसे दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है जिनका रैंक सेम हो। अगर वो नाउन लिखा हुआ है तो वो नाउन होगा, अगर वर्ब लिखा हुआ है तो वो वर्ब होगा, तो अगर एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है, एक रिकमेंडेड को कनेक्ट कर रहा है। अब रिकमेंडेड को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये भी हमें समझ आना चाहिए। हम कभी कभी इसमें भी अटक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ठीक है? तो ये पंक्चुएशन की गलती है एक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड रिकमेंडेड। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट वाला काम किया। दूसरा काम क्या किया? रिकमेंडेड। तो पहली वर्ब ये रही, दूसरी वर्ब ये रही। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसने एंड का यूज किया, ठीक है? चलो, रिकमेंड क्या किया? दैट दे बी अलाउड टू डू सो, डू समथिंग, डू ऑपरेट बैंक्स। तो यहाँ पे जो रिकमेंड किया वो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। और ध्यान से देखने वाली बात है कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने कैन का यूज क्यों नहीं किया, ये आपको समझ आ जाएगा। मूड वाली क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर पीओ का मेंस एग्जाम होगा तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं क्वेश्चन पक्का बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो सारे स्टूडेंट्स गलत करके जाएंगे। तो वो एक बार देख लेना, आपके काफी काम आने वाली चीज है। अलाउड टू ऑपरेट बैंक्स, ठीक है? तो पहला काम क्या किया? कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप को कि वो डिटरमाइन कर सके कि जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको लाइसेंस देना है या नहीं देना, लाइसेंस देना है या नहीं देना बैंक को प्रमोट करने के लिए। हैंड रिकमेंड किया कि उनको अलाउ किया जाना चाहिए और बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए। ये सब काम जम कैसे होना चाहिए? मतलब किसी भी पब्लिक डिबेट के बिना, ऑल विदाउट इनवाइटिंग एनी लार्जर पब्लिक डिबेट, ठीक है? इज अनकॉन्शनेबल। तो ये जो सारी बात है ना, ये सारी की सारी बात क्या लिखी हुई है? इन अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज टू बैड, समथिंग दैट इज इमोरल। आपने कोई ऐसा काम कर दिया दैट यू आर अशेम्ड ऑफ, ठीक है? आपने बेसिकली 5 दोस्त हो, आपने कोई प्रॉफिट किया, आपने बोल दिया कि पांचों में वो डिवाइड होगा, लेकिन आपने बड़ा हिस्सा अपने में मार लिया, तो दैट इज नॉट मॉरल, ठीक है? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। तो उस तरीके से हम ये वर्ड को यूज करते हैं, अनकॉन्शनेबल। तो आपको ये मीनिंग समझ आ गया, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आपको क्या समझ आया कि दैट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो दैट यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ? दैट तो हटा दो, तो भी ये मतलब बन रहा है सही। तो वो दैट लिखना जरूरी है क्या? ये हमें समझना था। समझना ध्यान से। मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूं। वी नो द ट्रूथ, वी नो दैट दे हैव
दे हैव सिलेक्टेड हिम, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वर्ब है, ये वर्ब क्या हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन की फैमिली में से तो है नहीं, क्योंकि ही शीट वगैरह तो है नहीं, तो उसका मतलब ये क्या नाउन है। चलो फिर सेकंड सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारी वर्ब है, अब भाई पहले सेंटेंस में तुम सच जानते थे, ठीक है, तो वो सच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में तुम क्या जानते हो, तुम दैट को जानते हो, दे को जानते हो, सिलेक्शन को जानते हो, या उस इंसान को जानते हो, या जो तुम पूरी बात जानते हो, तुम पूरी बात जानते हो ना, तो पूरी की पूरी बात जो है ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये क्या नाउन है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। बस एक देखने वाली बात ये है कि ये जो पूरी की पूरी बात लिखी हुई है ना, जो नाउन लिखा हुआ है, ये कोई एक वर्ड नहीं है। जैसे मैं लिखूं स्कूल, ट्रुथ, पीयूष, ये तो एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या तो सेंटेंस कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस ही है नहीं, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां से खत्म हो रहा है, तो या तो ये फ्रेज होगा या ये क्लॉज होगा। फ्रेज भी नहीं है, क्लॉज है। क्यों? क्योंकि एक वर्ब भी है, वर्ब का सब्जेक्ट भी है, तो इसका मतलब ये एक क्या है, पूरी की पूरी क्लॉज है। सॉरी, पूरी की पूरी ये क्या है, क्लॉज है। इतनी बात समझ आ गई। और ये क्लॉज यहाँ पे किसका काम कर रही है, नाउन का, तो इसका मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। समझ आ गई बात। तो बहुत सिंपल कहानी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कि पहले सेंटेंस का मुझे पैसिव बनाना है, पहले सेंटेंस का मुझे क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाओगे। आप बोलोगे सर बड़ा आसान है। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा आसान है तो बता दो। तो आपने बोल दिया कि यहां पे क्या लिख दो, द ट्रुथ इज नोन टू अस। मैंने कहा चलो ठीक है, बन गया जी पैसिव। हमें पता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं पैसिव बनाते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला इसका भी पैसिव बना दो, इसका पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए भी फास्ट। चलिए आप लोगों ने बना दिया होगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या बनेगा पैसिव। यहाँ पे पूरी की पूरी क्लॉज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, तो इसका पैसिव हम कैसे बना लेंगे, देखो दैट दे हैव सिलेक्टेड हिम। अब ये क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, मतलब ये हमारा क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। अब वर्ब वो ऐसे लिख दो जैसे यहां पे लिखा, इज नोन टू अस। ये हमारी वर्ब हो गई, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर लिख लिया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये भी तो सेम स्ट्रक्चर है जो हमने वो वहां पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। जब ये बात समझ आ गई तो एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, ये सेंटेंस समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से कुछ और समझा दूंगा। तो हमने ये लिख लिया कि दैट दे हैव सिलेक्टेड हिम इज नोन टू अस, हमने इतनी बात लिख दी। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जनरली आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस कुछ स्टूडेंट्स को भी हजम नहीं हो रहा होगा। सर ये हजम सा नहीं हो रहा, कुछ को हो गया होगा, ठीक है। क्यों नहीं हजम हुआ मैं बताने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर होता है कि हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हम ये लिखते हैं, ठीक है। जनरली ऐसे ही स्ट्रक्चर लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं सब्जेक्ट्स। तो लैंग्वेज जो है ना, ये देखने सुनने में भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रामेटिकली सही है तो ये बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है कि ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद भी हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, क्योंकि वो सुनने में अब्सर्ड लगती है, वो सुनने में क्या लगती है, अब्सर्ड लगती है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर रीराइट कर देंगे। क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे लिख दिया कि ए इज माई फोन, ठीक है। मैंने लिख दिया ए इज माई फोन। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये दो फोन पड़े हैं, ये ए है, ये बी है। तो जो ए फोन है वो मेरा फोन है। तो ये हमारा क्या है, उस फोन का नेम है, उस बॉक्स का नेम है। तो ये हमारा क्या होगा, नाउन हो गया। तो अगर मुझे नाउन को रिप्लेस करना है तो मैं इट से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि ये लिविंग नहीं नॉन लिविंग है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, इट इज माई फोन। तो यहाँ पे जो इट है, नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हो गया, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज नोन टू अस। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे सेंटेंस में लिख लिया इट। तो इट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है बेसिकली यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर आप प्रोनाउन मेंशन कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे प्रोनाउन मेंशन कर दिया, अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क देखना। हमने यहाँ पे लिखा इट इज नोन टू अस और इस सेंटेंस में लिखा इट इज माई फोन। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, बिकॉज इट गिव्स अ सेंसिबल मीनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि जो इट है ये फोन है, यहाँ पे तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, इट इज नोन टू अस, भाई क्या नोन है तुम्हें, वो लिखा नहीं हुआ। तो इसी वजह से ये सेंटेंस अभी तक गलत है।
हाँ, किसी कंटेक्स्ट में, किसी स्टोरी में, किसी ने आपको नोवेल वगैरह में हो सकता है सही लिखा हो, उसके आगे पीछे की स्टोरी से समझ आ जाए। लेकिन जब अगर ये अकेला लिखा हुआ है तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है भाई आपको? क्या कुछ समझ आया कि क्या नाउन है? नहीं। तो ये जो प्रोनाउन है किसी नाउन के लिए तो लिखा गया ना, वो नाउन लिखना तो पड़ेगा, तो लिखो वो नाउन। कौन सा वो नाउन है? ये वाला। ये हमारी कैसी क्लॉज है? नाउन क्लॉज, बताया था ना। तो इस नाउन के लिए हमने क्या यूज कर लिया? ये प्रोनाउन यूज कर लिया। इतनी कहानी समझ आ गई? जब इतनी कहानी समझ आ गई तो ये समझ लो, ये जो काम झाम किया हुआ है ना इतना बड़ा, अब एक बार इसको पढ़ के देखो, अपने लेवल पे ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। बी फास्ट। चलो कर लिया ट्राई। यहां पे देखो उसने क्या लिखा? दैट। तो दैट के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ये, अगर ये दैट से क्लॉज स्टार्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस में मेन क्लॉज नहीं हो सकती। ये सबसे पहले ये समझ आना चाहिए। तो ये जो क्लॉज लिखी है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज कुछ और होगी सेंटेंस में। तो मेन क्लॉज कैसे पता चलेगी? वर्ब्स ढूंढो। क्या ढूंढो? वर्ब ढूंढो, क्योंकि वर्ब मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो एक तो वर्ब ये लिखी हुई, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, तो ये भी मेन क्लॉज का पार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद एक वर्ब कौन सी लिखी हुई? ये लिखी हुई, तो ये इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये है, तो वो भी उसी का हिस्सा है। फिर तीसरी वर्ब एक ये लिखी हुई, ये भी इसी का, इसका सब्जेक्ट भी यही है। तो यहां तक समझ आ रहा है। दैट दे बी अलाउड, तो ये भी रिकमेंडेड का पार्ट है, तो ये भी उसी का पार्ट है। तो अब ध्यान से देखोगे यहां तक कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ब है। वो कौन सी है? तो वो ये कह रहा है बेसिकली कि समथिंग इज अनकॉन्शनेबल। वो क्या है? वो ये पूरी बात काम झाम लिखा हुआ है बस। अल्टीमेटली तो ये कहना चाहता था कि समथिंग इज अनकॉन्शनेबल। वो क्या है? कि आरबी ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। हमें क्या लेना उससे? ठीक है, हमें मीनिंग समझ आ गया कि कुछ ना कुछ मॉरल है। वो क्या मॉरल है? ये और ये, बस। मैं कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से देखता हूं। तो इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिथ है कि यार ग्रामर का कोई रोल नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में। भाई अगर आपने सही तरीके से बेसिक्स क्लियर किए हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जरूरी है, मैं ये मान के चलता हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा कि आप बोलोगे सर मुझे ऐसे सिखा रहे हो। मेरा अपना ओपिनियन है। आप एग्री करते हैं तो आप ऐसे सीख सकते हैं, नहीं एग्री करते तो जैसे चल रहे चलने दो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीखनी चाहिए चीजों को। यहाँ पे एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है, यही है सेंटेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो समथिंग इज अनकॉन्शनेबल मैंने बता दिया। तो एक्चुअल में हम यही कहना चाहते थे, दैट आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड एक्स, वो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, एंड रिकमेंडेड वाई इज इमोरल। ठीक है, और इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो आपकी क्या है? ये, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? अगर अभी भी नहीं समझ आई तो एक बात और समझा देता हूं। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। पढ़ो, वही लिखा हुआ है। मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? दैट क्लॉज को पीछे ले गया, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया? एट का। इट इज अनकॉन्शनेबल, इमोरल, जो भी लिख लो। ठीक है, इमोरल क्या? तो उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो या चाहे वो बड़ा से बड़ा एसबीआई पीयू क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी गेन कर लोगे। ये एक अच्छा तरीका है लैंग्वेज को सीखने का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट है, हो सकता है कि इससे अच्छे भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा तरीका है जो स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। दिस इज पीयू जिंदल साइनिंग ऑफ, बाय।